जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यूडाइस रिपोर्ट के अनुसार शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है, जहां एक भी विद्यार्थी न होने के बावजूद 43 शिक्षक तैनात हैं और उनके वेतन पर हर महीने 15 लाख रुपए से अधिक खर्च हो रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में एकल शिक्षक वाले विद्यालयों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो वर्ष 2025 से 26 में 9,827 तक पहुंच गई है और इन स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के 4.40 लाख से अधिक बच्चों की पढ़ाई एक ही शिक्षक के भरोसे है। पिछले 2 वर्षों में करीब 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति के बावजूद सेवानिवृत्ति और पारा शिक्षकों के पदों पर नई बहाली का प्रावधान न होने से शिक्षकों के लगभग 50,000 पद रिक्त हैं, जिसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने जिलों को पत्र लिखकर शून्य नामांकन वाले स्कूलों के संचालन पर निर्णय लेने को कहा है। धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में करीब 15 साल बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक समेत 30 आरोपियों को दंगा, आगजनी और सरकारी कार्य में बाधा डालने का दोषी पाते हुए अधिकतम 3 वर्ष की सजा सुनाई है। पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण अदालत ने सभी आरोपियों को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं से बरी कर दिया है। यह मामला 27 अप्रैल 2011 को अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प और फायरिंग से जुड़ा है और सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने सभी दोषियों को जमानत दे दी है। रांची में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के समापन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड पुरानी निर्भरता को छोड़कर प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है और इस महामंथन के सकारात्मक परिणाम जल्द ही धरातल पर दिखेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों का पूरा लाभ यहां के मूलवासियों, आदिवासियों और युवाओं तक पहुंचाने के लिए एक टिकाऊ विकास मॉडल सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पर काम कर रही है। इस भव्य आयोजन के समापन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों के राजनयिकों, कॉर्पोरेट लीडर्स और वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान झारखंड को एक प्रमुख पर्यटन और निवेश गंतव्य बनाने का दूरदर्शी रोडमैप तैयार किया गया, जिसमें सामने आया कि अकेले वर्ष 2024 में राज्य में रिकॉर्ड 5.85 करोड़ पर्यटक पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सिंगापुर के उच्चायुक्त के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में सिंगापुर मॉडल की तर्ज पर राज्य में एक विश्वस्तरीय कौशल केंद्र, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर और चिकित्सा सहयोग स्थापित करने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त फिक्की ने रांची में इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स बनाने तथा सीआईआई ने रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भारी निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि यदि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने नगरी में रिम्स 2 के लिए आदिवासियों की उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण का कड़ा विरोध करते हुए अस्पताल को किसी बंजर भूमि पर बनाने का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त मरांडी ने दिल्ली में आयोजित इन्वेस्ट समिट के 80,000 करोड़ के निवेश दावों पर संदेह जताया और सरकार को दलालों व माफिया की सरकार करार दिया। झारखंड सरकार की सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वस्त्रों की आपूर्ति की ऑनलाइन निविदा की अंतिम तिथि प्रशासनिक अड़चनों के कारण दूसरी बार बढ़ाकर 17 जुलाई कर दी गई है। निविदा की समय सीमा बढ़ाए जाने का मुख्य कारण झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन JSFC में स्थायी निदेशक का पद रिक्त होना है, जो टेंडर कमेटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में JC विनीता केरकेटा को इस पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस योजना के पिछले 6 महीने के बैकलॉग को खत्म करने के प्रयास में जुटा है। सरायकेला खरसावां जिले की चौका थाना पुलिस ने JSSCPGT शिक्षक भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में IRB 03 के हवलदार सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को अधिकारियों का करीबी बताकर अभ्यर्थियों से सिक्योरिटी के तौर पर मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और ब्लैंक चेक ले लेता था और अंतिम चयन सूची से डेटा जुटाकर आर्थिक रूप से सक्षम उम्मीदवारों को निशाना बनाता था। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल, एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। हालांकि इस मामले में अब तक JSSC या उसके किसी अधिकारी की संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं मिला है।
जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में डेंगू और चिकनगुनिया के बाद अब मलेरिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी 58 मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर MPW को सहिया और ANM के साथ मोर्चे पर उतार दिया है। जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय धावड़िया ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों को आपातकालीन पत्र जारी कर मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिरपाल के निर्देशानुसार फील्ड कर्मियों को बुखार के मरीजों की ऑन स्पॉट जांच करने, रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तुरंत दवा किट देने और जलजमाव वाले हॉटस्पॉट पर एंटी लावा केमिकल का छिड़काव करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक शिष्टमंडल ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सीमा 15 दिन बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने चिंता जताई है कि रांची, हटिया, धनबाद, झरिया और बोकारो जैसे बड़े विधानसभा क्षेत्रों में इन्यूमरेशन फॉर्म वितरण और डिजिटलाइजेशन की रफ्तार काफी धीमी है। उन्होंने आग्रह किया है कि पात्र मतदाताओं को छूटने से बचाने के लिए इन्यूमरेशन फेज की अंतिम तिथि को 29 जुलाई से बढ़ाकर 13 अगस्त किया जाए। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकारी गाड़ी लौटाने की चर्चाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि उन्होंने हाल ही में एक नई टोयोटा इनोवा खरीदी है, जिससे वे प्रोजेक्ट भवन पहुंचे थे और सरकारी गाड़ी अब भी उनके पास ही है। उन्होंने बिना पुष्टि के खबरें चलाने वाले सोशल मीडिया और YouTube चैनलों पर नाराजगी जताते हुए मीडिया को तथ्यात्मक जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी। इसके साथ ही मंत्री ने सरकार की स्थिरता पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और उनकी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने धनबाद समाहरणालय में उपायुक्त आदित्य रंजन से मुलाकात कर क्षेत्र में लंबे समय से जारी भू धंसान, जर्जर सड़कों, पेयजल संकट और पुनर्वास से जुड़े लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। विधायक ने भूमिगत आग और जमीन धंसने से प्रभावित परिवारों के सुरक्षित व त्वरित पुनर्वास के साथ साथ वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने इन जन समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। गढ़वा के रमकंडा स्थित एक हाई स्कूल में बच्चों के हाथ से कलावा और गले से लॉकेट उतरवाने के आरोपी अरबी शिक्षक मोहम्मद होमेदुल्लाह का उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा के आदेश पर भवनाथपुर के मकरी स्कूल में तबादला कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विद्यालय में धार्मिक उन्माद जैसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकने और प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई है। इस घटना के विरोध में बुधवार को अभिभावकों और विद्यार्थी परिषद के लोगों ने स्कूल में भारी हंगामा कर लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसके बाद DC के निर्देश पर जांच टीम गठित कर ये त्वरित निर्णय लिया गया। झारखंड के गुमला जिले में एक युवक कैलाश भगत द्वारा 3 महिलाओं को धोखे में रखकर शादी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पहली और तीसरी पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर तीसरी पत्नी से फेसबुक के जरिए संपर्क बढ़ाया और पहली पत्नी के फोन आने पर उसे भाभी बताकर गुमराह किया, लेकिन बाद में पत्नियों के आपसी संपर्क से झूठ का पर्दाफाश हो गया। आरोपी युवक फिलहाल अपनी तीसरी गर्भवती पत्नी को बस स्टैंड पर छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस धोखाधड़ी और अन्य कानूनी पहलुओं के तहत मामले की जांच कर रही है। पलामू जिला सब जूनियर बालिका खो-खो टीम 10 से 12 जुलाई 2026 तक रजरप्पा रामगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शुक्रवार को रवाना हो गई है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता और 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कैंप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभिन्न स्कूलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन इस मुख्य टीम में किया गया है। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा और विदाई के मौके पर खेल जगत के कई अधिकारियों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए शुभकामनाएं दी हैं। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिवसीय सफल यात्रा पूरी करने के बाद अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए न्यूजीलैंड के ऑकलैंड रवाना हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों समेत कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत हुई है। अपनी 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने के उपायों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंच गए हैं,
जहां प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने गर्मजोशी से गले मिलकर उनका स्वागत किया। 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी न्यूजीलैंड के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और वहां के भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मार्च 2025 में पीएम लक्सन की भारत यात्रा के बाद बने सकारात्मक माहौल को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत करना है। 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड का प्रतिष्ठित स्काई टॉवर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रंगों से जगमगा उठा। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन व्यापार, निवेश, रक्षा और शिक्षा जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अप्रैल 2026 में हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बाद हो रही इस पहली बड़ी यात्रा में पीएम मोदी प्रमुख उद्योगपतियों, खेल जगत की हस्तियों और भारतीय प्रवासियों के एक बड़े कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस साल दिसंबर के आसपास अपने देश लौटने का ऐलान किया है और कहा है कि वे वहां गिरफ्तारी या हत्या की आशंका के बावजूद अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेगी। उन्होंने भारत में अपने निर्वासन के बीच अपनी पार्टी अवामी लीग के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर हो रही कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई और अपनी मातृभूमि पर ही मरने की इच्छा व्यक्त की। शेख हसीना का ये बयान तब आया है जब बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में उन्हें और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मौत की सजा सुनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ईरान के अनुरोध पर अमेरिका दोबारा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दोनों देशों के बीच लागू युद्ध विराम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने अरब देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी रखे तो अमेरिका 10 गुना ज्यादा ताकत से और कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। इस बीच गुरुवार को अमेरिका द्वारा ईरान के 90 सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों और ईरान की जवाबी मिसाइल कार्रवाई के बाद उपजे तनाव को कम करने के लिए कतर के मध्यस्थों ने तेहरान में कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार ताइवान की सीमा के आसपास चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (प्लाक) के 2 विमान और नौसेना के 5 जहाज देखे गए हैं, जिस पर ताइवानी ROC सशस्त्र बलों ने कड़ी नजर रखते हुए जवाबी कार्रवाई की है। इस सैन्य घुसपैठ से पहले चीनी विमानों ने ताइवान जलदमरू मध्य की मध्य रेखा को पार कर उसके दक्षिण पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र ADIZ में प्रवेश किया था, जिसे लेकर चीन ने अमेरिका को ताइवान मुद्दे पर सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है, जिसका इतिहास 1683 के किंग राजवंश से जुड़ा है, जबकि ताइवान अपनी स्वतंत्र सरकार, सेना और अर्थव्यवस्था के साथ एक अलग पहचान बनाए रखता है। डेनमार्क की प्रमुख दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने मधुमेह रोगियों के लिए अविक्ली नाम का एक नया इंसुलिन इंजेक्शन लॉन्च किया है, जिसे रोज लेने के बजाय सप्ताह में केवल एक बार लेना होगा। टाइप 1 और टाइप 2 मरीजों के लिए डिजाइन किए गए इस इंजेक्शन से साल भर में सुइयों की संख्या 365 से घटकर सिर्फ 52 रह जाएगी, जिससे मरीजों की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बाधाएं कम होंगी। भारत इस आधुनिक इंजेक्शन को लॉन्च करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है, जहां ये ₹3.73 प्रति यूनिट की लागत पर देश भर के 45,000 वितरकों के माध्यम से उपलब्ध होगा। भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह उमारी ने गर्मजोशी से हुए स्वागत की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों का DNA एक ही है और यह मेहमाननवाजी अफगान जनता के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इस यात्रा के माध्यम से भारत और अफगानिस्तान के बीच कृषि, सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, खाद्य सुरक्षा और क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। वर्ष 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद रिश्तों की रफ्तार भले ही धीमी हुई थी, लेकिन उमारी का ये पहला भारत दौरा दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ाने और पुराने सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। शुक्रवार 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता द्वारा न्यायाधीशों से ऊंची आवाज में बात करने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और दस्तावेज हवा में उछालने के कारण हंगामा खड़ा हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने पहुंचे इस याचिकाकर्ता ने तल्ख तेवर में पीठ से कहा कि मैं आपको आदेश देता हूं कि लखनऊ के बड़ी EP के खिलाफ FIR दर्ज करें। स्थिति को बेकाबू होते देख कोर्ट के निर्देश पर सुरक्षाकर्मियों ने याचिकाकर्ता को तुरंत पकड़कर कोर्टरूम से बाहर कर दिया, जिसके बाद पीठ के समक्ष अदालत की कार्यवाही सामान्य रूप से जारी रही।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी कर भाजपा को चुनौती दी है कि अगर उन्हें चुप कराना है तो जान से मारना होगा, क्योंकि वह अपनी पार्टी के नेताओं के उत्पीड़न पर शांत नहीं बैठेगी। उन्होंने हिरासत में बंद टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ लॉकअप में हो रहे अमानवीय व्यवहार व प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए अपनी पार्टी के बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने बागी विधायकों और सांसदों को नसीहत दी कि वे तृणमूल कांग्रेस में होने का दिखावा छोड़कर या तो पूरी निष्ठा से साथ काम करें या फिर सीधे तौर पर भाजपा में शामिल हो जाएं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 2025 में टीवी के रैली के दौरान करूर में हुई दुखद भगदड़ पर पहली बार पक्ष रखते हुए करूर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया कि उन्होंने भीड़ बढ़ने की कोई पूर्व चेतावनी नहीं दी थी। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मारे गए लोगों की याद में करूर में एक स्मारक बनाने की घोषणा की और जीवन में इस घटना से लगे गहरे घावों को कभी न भूलने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने द्रमुक डीएमके और अन्ना द्रमुक एआईडीएमके जैसी विपक्षी पार्टियों पर पार्टी फंड के नाम पर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप भी लगाया। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले की जांच के बीच दान की गिनती करने वाले 50% से अधिक करीब 20 कर्मचारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। कर्मचारियों ने अपने त्यागपत्र में बढ़े हुए कार्यभार, अतिरिक्त सख्त जांच प्रक्रिया और मानसिक तनाव को नौकरी छोड़ने का मुख्य कारण बताया है। इस पुराने विवाद के असर और कर्मचारियों की संख्या घटकर महज 1 दर्जन रह जाने से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने दान गिनती की व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने की नई चुनौती खड़ी हो गई है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी द्वारा अचानक चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार घोषित किया है। इस राजनीतिक उलटफेर पर जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने तंज कसा है कि बीजेपी का कैंडिडेट जनता के डर से मैदान छोड़कर भाग गया है, जबकि आरजेडी ने दावा किया है कि बीजेपी ने हार के डर से अपने कार्यकर्ता की बलि चढ़ाई है। ये सीट नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई है, जहां 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे और प्रशांत किशोर के मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू कांची।